इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BEGAE 182 का रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं डिस्कस करूँगी। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी। जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले के पेपर में रिपीट हो रखे हैं, बहुत बार आ रखे हैं, हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नाम ही कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। कम्युनिकेशन एक एंड से नहीं होता। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला वो चीज़ सुन रहा है और उसके बाद उसको वो चीज़ समझ आ रही है, तो ही मैं कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानूंगी। ओके, तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब हम अगर कम्युनिकेशन स्किल्स का जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, अब हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं द प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन होता कैसे है और इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल विच इज रिलेटेड टू प्रोसेस। ओके, देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, मैं उसको अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कम्युनिकेशन एक साइकिल होता है जिसमें सेंडर जो है मैसेज भेजता है और रिसीवर समझता है। सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, चैनल से भेजता है और रिसीवर डिकोड करता है। ठीक है, और इसके फीडबैक से पता चलता है कि मैसेज क्लियर था या नहीं। अब देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मैं हो गई सेंडर। ओके, मैंने मैसेज एनकोड करा यानी कि मैसेज बनाया, चैनल से भेजा यानी कि वीडियो जो तुम देख रहे हो स्क्रीन के थ्रू मैंने उसे भेजा, और जब तुम्हें ये वीडियो समझ आ गई, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो तुमने रिसीवर हो तुम लोग, तुमने डिकोड करा और उसके बाद तुमने मुझे कमेंट्स में बोला कि थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, ये वो, तो वो हो गया फीडबैक। ओके, यही होता है कम्युनिकेशन का मॉडल कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के फंक्शंस, माइक्रो और मैक्रो फंक्शंस। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इस फंक्शन का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि लेक्चर, नोटिस, इंस्ट्रक्शन, डेटा शेयरिंग, ये सब। ओके, ये फैक्ट्स और क्लैरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। इस फंक्शन में फीलिंग्स और इमोशन एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे कि खुशी, गुस्सा, स्ट्रेस, ये सब। तो एक्सप्रेसिव जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन में यूज होता है। फिर आता है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन या कमांड देना, जैसे टीचर होमवर्क देता है या बॉस टास्क देता है। तो इसका एम होता है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेटिव फंक्शन। इस फंक्शन का यूज रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होता है, जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करना या टीम बॉन्डिंग। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बार इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट नोट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। वर्बल कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जब मैं कुछ बोलकर बात समझा दूँ, ओके, मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो वो वर्बल हो गया। ठीक है, इसमें आता है स्पोकन लैंग्वेज एंड रजिस्टर। पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल रजिस्टर क्या होता है। देखो, फॉर्मल रजिस्टर सीरियस और ऑफिशियल सिचुएशन में यूज होता है। ओके, पहले तो रजिस्टर का मतलब होता है कि कितने जो हम बात कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी कितनी है, यानी कि रजिस्टर का मतलब मैं जो बात कर रही हूँ वो कितने लेवल पे फॉर्मल है। ओके, अब इसमें फॉर्मल रजिस्टर होता है जब सीरियस और ऑफिशियल सिचुएशन में यूज हो, जैसे कि एग्जाम, इंटरव्यू, ऑफिस। इसमें प्रॉपर ग्रामर और प्रोफेशनल वर्ड्स यूज होते हैं। और वहीं इनफॉर्मल रजिस्टर की बात करें तो इनफॉर्मल रजिस्टर कैजुअल सिचुएशन में यूज होता है, जैसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करते वक्त। ओके, इसमें लैंग्वेज
बहुत रिलैक्स्ड और सिंपल होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटेक्स्ट एंड अप्रोप्रिएटनेस, यानी कि लैंग्वेज का लेवल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना। ओके, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट कैसा है, यानी कि अगर हम एक सोशल गैदरिंग में, किसी के बर्थडे में, तो हम कैसे बात करते हैं, हम जॉब इंटरव्यू में तो कैसे बात करते हैं, हमें इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, वो सब। ओके, इसलिए करेक्ट रजिस्टर चूज करना बहुत जरूरी है जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉन्वर्सेशनल रूल्स एंड पोलाइटनेस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्न टेकिंग। अगर हमें एक कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाना है तो टर्न टेकिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करने होते हैं। कॉन्वर्सेशन तब स्मूथ होती है जब सबको बोलने का चांस मिले। इंटरप्ट करना कम्युनिकेशन को वीक बनाता है। लिसनिंग भी बोलने जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ही हम कहते हैं टर्न टेकिंग। इसमें पोलाइटनेस स्ट्रैटेजीज भी आती हैं। पोलाइट लैंग्वेज रिस्पेक्ट दिखाती है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जैसे कि कुड यू प्लीज इफेक्टिव होती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम होती है। ओके, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राइस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन के लिए ऑनेस्टी, क्लैरिटी और रेलेवेंस जरूरी है। ओके, यहाँ पे दे रखा है, देखो मैंने सब कुछ, है ना। ज्यादा या कम बोलना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन समझाता है। इस प्रिंसिपल से हमें पता लगता है कि हमें कितनी बात करनी है, कैसे करनी है और कब करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नॉन वर्बल तब यूज होता है जब हम एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं। ओके, वर्ड्स बोल कर नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आता है काइनेसिक्स, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी मूवमेंट्स बिना बोले मीनिंग कन्वे करते हैं। ओपन पोस्चर कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्रॉस्ड आर्म्स डिस्कम्फर्ट दिखाते हैं। इंटरव्यूज में भी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हो तो ना, आप किसी से स्माइल कर रहे हो बात करते वक्त, आप किसी के साथ बहुत ओपन हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी, वो सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। प्रोक्सिमिक्स होता है स्पेस। डिस्टेंस रिलेशनशिप और सिचुएशन शो करता है। फैमिली के साथ हम लोग बहुत क्लोजली डिस्टेंस में बात करते हैं। ऑफिस में हम एक फॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ओके, गलत डिस्टेंस ऑकवर्ड सिचुएशन बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे दे रखे हैं। एक इंटीमेट डिस्टेंस का कितना होता है, पर्सनल डिस्टेंस कितना होता है, ये सब आपको याद रखने हैं। ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस इमोशंस क्लियरली दिखाते हैं। स्माइल फ्रेंडलीनेस और आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये एक्सप्रेशन मोस्टली जो है यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस हम सबके सेम होते हैं। ऑब्वियसली हम जब स्माइल करके बात कर रहे हैं तो मतलब हम बहुत कंफर्टेबल हैं, वो सब। ओके, फिर आता है जेस्चर्स। जेस्चर्स हाथों के मूवमेंट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा लोग अपने हैंड्स को किसी तरह मूव करते हैं, कभी आगे की तरफ या कभी ऐसे पीछे की तरफ, या हम किसी को थम्स अप दिखाते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं किसी साइड, तो ये होती हैं जेस्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स में जेस्चर्स का मीनिंग चेंज होता है, इसलिए कल्चरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है जेस्चर्स के टाइम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज होता है ऐसी वर्ड्स जो हम बोल के नहीं, मतलब ये वर्ड्स के पीछे की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, जब मैं कुछ बात कर रही हूँ तो मैं कितना ऊंचा बोल रही हूँ, कितना धीरे बोल रही हूँ, मेरी आवाज कितनी सॉफ्ट है, ये सब होती है पैरा लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रेस एंड एम्फेसिस। अगर मैं किसी वर्ड पर स्ट्रेस दे रही हूँ तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने बोला पैरा लैंग्वेज, मैंने बहुत स्ट्रेस दिया इस वर्ड पर, तो इसलिए इसका मीनिंग तुम्हें पता लग गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक ही सेंटेंस अलग स्ट्रेस के साथ अलग मीनिंग देता है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ ये बताना बहुत जरूरी है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा हुआ है ना, यहाँ पे इसको इटैलिक कर रखा है, तो मतलब मैं इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटोनेशन एंड पिच। राइजिंग टोन जो है, अगर मैं किसी से ऊंची आवाज में बात करती हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और जब मैं बहुत टोन धीरे कर लेती हूँ तो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ। ठीक है, हाई पिच एक्साइटमेंट दिखाता है या नर्वसनेस भी दिखाता है।
इसलिए कैसी आपकी आवाज़ है बात करते वक्त, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, अभी तुम्हें मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, बट आई एम ट्राइंग, इसलिए मैंने अपनी वॉइस बहुत स्लो कर रखी है। ओके, नेक्स्ट है टेम्पो एंड पॉजेस। फास्ट स्पीच अगर कोई दे रहा होता है, बहुत तेज तेज बोल रहा होता है, तो उसका मतलब वो नर्वस है। अगर आप पॉजेस देते हो बात करते वक्त, तो उससे आपका क्लैरिटी और आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। जो गुड स्पीकर्स होते हैं वो पॉजेस का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ओके, एग्जाम में नॉन वर्बल पे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसे अच्छे से करना। नेक्स्ट आ जाता है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स, देखो लिसनिंग स्किल्स क्या होती है कि तुम्हारे में सुनने की कितनी क्षमता है, तुम सुनने में कितने अच्छे हो, वो होती है लिसनिंग स्किल्स। इसमें सबसे पहले आ जाती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में फुल अटेंशन दिया जाता है, आई कांटेक्ट और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम होती है। ओके, फिर आती है हमारी पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है, इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, और लेक्चर्स में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी ये पैसिव लिसनिंग है, तुम लोग पैसिव लिसनिंग कर रहे हो, मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ जब भी मेरी वीडियोस देखो साथ साथ नोट्स बनाया करो, ताकि चीजें और अच्छे से याद रहें। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में मैसेज को एनालाइज किया जाता है, लॉजिक और एविडेंस चेक किए जाते हैं। ज्यादातर जो है डिबेट्स और एग्जाम में यूज होती है, क्योंकि तुम एक तरह लॉजिक देते हो हर चीज के पीछे। ओके, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इमोशंस को समझने पर फोकस करता है, लिसनर स्पीकर की फीलिंग्स ज्यादा समझता है, रिफ्लेक्ट करता है, और इससे जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, अब हम देखेंगे कॉमन बैरियर्स क्या हैं और उन बैरियर्स को रिमूव कैसे करा जा सकता है जब हम लिसनिंग कर रहे हो। ओके, सबसे पहला बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर आप स्ट्रेस्ड हो या किसी की तरफ बायस्ड हो या आपके इमोशंस बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपकी लिसनिंग को इफेक्ट करेगा। लिसनर जो है ढंग से नहीं सुन पाता। अगर आपको ये हटाना है तो आपको माइंडफुलनेस रखनी है, आपको बात करते वक्त दूसरी चीज़ों को साइड रखना है। ओके, सीमेंटिक बैरियर, जब आपके वर्ड्स ही दूसरे को समझ नहीं आ रहे, वर्ड्स और जार्गन, यानी कि मैं हिंदी बोल रही हूँ और आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ये सीमेंटिक बैरियर हो गया। ओके, फिजिकल बैरियर, बहुत नॉइज है, मैं बहुत नॉइजी सिचुएशन में हूँ, पुअर एनवायरनमेंट है, तो इसके लिए भी इसकी प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए। बात करते वक्त आप अच्छे से बात, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो बिल्कुल शांति है आसपास। ओके, तो कोई फिजिकल बैरियर नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पीकिंग स्किल्स पर। स्पीकिंग स्किल्स यानी कि आप कितने अच्छे से अपनी बात कह पा रहे हो। इसमें सबसे पहले आ जाता है क्लियर स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अभी मैं जब समझा रही हूँ चीज़ें, तो मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, मैं अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। ओके, फिर होता है साइन पोस्टिंग लैंग्वेज, यानी कि साइन पोस्टिंग लैंग्वेज ऑडियंस को गाइड करती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि ये फर्स्ट स्लाइड है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, तो ये होते हैं साइन पोस्टिंग, कोई साइन देना दूसरे को। फिर आता है विजुअल एड्स। विजुअल एड जैसे स्लाइड्स और चार्ट मैसेज सपोर्ट करना। जैसे अब ये मैंने तुम्हें विजुअल एड दे रखा है, मैं पढ़ा भी रही हूँ, साथ साथ एक स्लाइड्स भी चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट होता है डिलीवरी टेक्निक्स, कि कितनी आपकी वॉइस क्लियर है, कैसे आप बात कर रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है, वो होती है डिलीवरी टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो ग्रुप डिस्कशन। जब एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सारे लोग बोल रहे हो, ठीक है। दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करो, किसी की तरफ बायस्ड नहीं होना। दूसरे के आइडियाज पे बिल्ड करो चीजें, यानी कि दूसरे जो बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करके कुछ बोलो, ठीक है। फिर एविडेंस यूज करो, फैक्ट्स वगैरह बताओ। टोन अपनी अच्छी रखो, मॉडरेट, और टर्न टेकिंग रखो, किसी को इंटरप्ट मत करो। तो ये होती है इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन।
अगर तुम एक इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यू में तुम्हें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो जिस जगह का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ, स्टार मेथड का इस्तेमाल करो, यानी कि सिचुएशन अगर दी जाएगी तो तुम क्या टास्क करोगे, क्या एक्शन और उसका रिजल्ट। थॉटफुल क्वेश्चन पूछो सामने वाले से भी। प्रोफेशनल, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है ये। और एक थैंक यू फॉलो अप रखना चाहिए। ओके, काफी बार इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे डिजाइन अ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑन दिस टॉपिक, तो ऐसे तुम्हें करके ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे पेपर में। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम रीडिंग स्किल्स पे। ठीक है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का पार्ट हम सारा कर रहे हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो अब आता है रीडिंग कि अच्छा रीड करना क्या कहता है। सबसे पहले अगर तुम कोई भी आरसी वगैरह रीड कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो पहला पार्ट होता है स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में ना हम मेन आइडिया समझने के लिए करते हैं, यानी कि हम डिटेल नहीं जाते, हम ऊपर ऊपर से चीजें जब पढ़ते हैं ना, तो ये होता है स्किमिंग। ठीक है, फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, यानी कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर ढूंढना। ओके, फिर होता है डिटेल्ड रीडिंग, जब तुम डिटेल में डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हो, तुम कोई आरसी पढ़ रहे हो इसलिए क्योंकि तुम्हें उसको अच्छे से तुम्हें उसके बारे में लिखना है, तो ये हो गया डिटेल्ड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांस्ड रीडिंग स्किल्स, यानी कि ये तो बेसिक थी जो हमने तीनों पढ़ी, स्किमिंग, स्कैनिंग, डिटेल्ड। अब हम देखेंगे एडवांस्ड। एडवांस्ड में आ जाती है सबसे पहले इन्फरेंस एंड क्रिटिकल रीडिंग, यानी कि तुम यहाँ पे ना इम्प्लिसिट मीनिंग समझने की कोशिश करते हो कि अगर लाइन में ये चीज लिखी है तो इसका और क्या मतलब बन सकता है, ऑथर का इंटेंशन क्या है कहने का, तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है इससे। ओके, फिर है समराइजिंग इफेक्टिवली। समराइजिंग, जब तुम एक आरसी पढ़ लेते हो तो तुम उस चीज को समराइज करते हो, अपने आप को बताते हो, समझाते हो, तो वो होता है समराइज करना। ओके, अगर तुम एक समरी लिख रहे हो तो समरी में टिपिकली 25 to 30% ओरिजिनल लेंथ रहेगी। अगर 100 वर्ड का तुमने आरसी पढ़ा तो 25 वर्ड में तुम्हें समरी लिखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहो तो मैं राइटिंग स्किल्स का एक अलग से भी बना दूंगी वीडियो, अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगी। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन टॉपिक सेंटेंस होती है, ये मेन आइडिया बताती है और इससे पैराग्राफ का फोकस जो है वो क्लियर होता है। ओके, यहाँ पे हम पैराग्राफ राइटिंग सीख रहे हैं सबसे पहले। फिर आता है सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग सेंटेंस टॉपिक को एक्सप्लेन करती है, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसमें। फिर आता है कोहेरेंस एंड कोहेशन। आइडियाज का फ्लो स्मूथ करने के लिए ना कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस जिसे कहते हैं। और कंक्लूडिंग सेंटेंस, लास्ट में कंक्लूजन देना। ओके, अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बहुत इजी होता है। ये फॉर्मेट यहाँ दे रखा है बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो तुम कहोगे तो मैं एक अलग से बना दूंगी। ये ईमेल का भी दे रखा है, इसका भी मैं अलग से बना दूंगी, बट ये मेमो स्ट्रक्चर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल राइटिंग में। ठीक है, बहुत बेसिक है ये चीजें, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं सारी राइटिंग स्किल्स कवर कर लूंगी। ओके, बाकी अगर हम प्रिसिस राइटिंग एंड समरी राइटिंग देखें तो प्रिसिस होता है ओरिजिनल पैसेज का शॉर्ट वर्जन। ओके, अपने वर्ड्स में एक समरी लिखना, उसे कहते हैं प्रिसिस। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल एड्स इन कम्युनिकेशन। देखो, विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि जो मैं अभी कर रही हूँ ना वही विजुअल एड्स है, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तो ये विजुअल एड्स हो गए ना, मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ। सबसे पहले विजुअल एड्स क्या हेल्प करते हैं, देखो क्लैरिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को, जैसे बार ग्राफ वगैरह जब होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती हैं पीपीटी में, तो उससे तुम्हारी चीजें और क्लियर होती हैं। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो समराइज होती है बहुत बार, जैसे अभी ये पीपीटी में मैंने पूरी बुक नहीं लिखी हुई, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है समराइज्ड वे में है। ओके, इससे आपका अट्रैक्ट एंड मेंटेन रहता है अटेंशन। अभी आपके सामने एक पीपीटी चल रही है तो आप इसको साथ साथ पढ़ भी रहे हो, तो आपका अटेंशन बना हुआ है। ओके, इनहैंस रीडिंग, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बेटर होती है। ऑब्वियसली आप साथ साथ पढ़ रहे हो और सुन भी रहे हो, तो इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी बेटर होती है और आप ज्यादा समझते हो चीजें। ओके, अब हम कैसे इफेक्टिव विजुअल डिजाइन कर सकते हैं। एक तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए जब भी आप स्लाइड्स बनाओ, मेरी स्लाइड्स आप देख रहे हो बहुत सिंपल है। कंट्रास्ट जो है, डार्क टेक्स्ट पे लाइट बैकग्राउंड रखो, वही मैंने कर रखा है। हायरार्की होनी चाहिए। ओके,
कंसिस्टेंसी, वाइट स्पेस मेंटेन होना चाहिए जो है, अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट की चॉइस ऐसे होनी चाहिए, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ओके, चार्ट लेबलिंग रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, पढ़ लेना, इजी है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पेपर में आएगा भी तो तुम खुद भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। देखो, सबसे पहले तो टेंस का यूसेज, ग्रामर का मतलब क्या होता है कि तुम्हें कैसे तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, उसमें ग्रामर का यूज, प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका, और वोकैबुलरी। टेंस का यूसेज आता है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, अगर तुम टेंस गलत बोलोगे तो तुम्हारा मीनिंग गलत हो जाएगा। मोडाल वर्ब्स, मोडाल एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन दिखाता है, जैसे कि कैन आई, मे आई, शुड यू, ऐसे करके सेंटेंस का टोन जो है वो चेंज हो जाता है इससे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में मैच करने चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल। एग्जाम का बहुत कॉमन एरर रहता है ये। आर्टिकल का यूसेज आना चाहिए, तो तुम्हें आता ही होगा एंड द, तुम्हारा कॉन्सोनेंट्स के साथ, एंड तुम्हारा वॉवल के साथ, द तुम्हारा स्पेसिफिक चीजों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंसिएशन एसेंशियल। जब तुम बोल रहे होते हो तो वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया करो, ठीक है, तो उससे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है। सेंटेंस स्ट्रेस जो हमने पहले ही पढ़ लिया, इंटोनेशन भी हमने पढ़ लिया। बाकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए देखो, कंटेक्चुअल लर्निंग बहुत बेटर होती है, यानी कि जब तुम वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो तो बेटर रहता है, वर्ड का फॉर्मेशन सही रखो, गलत वर्ड्स नहीं बोलने, और जो भी वोकैबुलरी सीख रहे हो उसका एक्टिव यूज करो, अभी अप्लाई करके देखा करो सेंटेंसेस में। ओके, तो ये मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का तुम्हें एक रिवीजन करा दिया। अगर तुम कहोगे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं एक राइटिंग स्किल्स के लिए वीडियो डाल दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।